नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। गाइज, आप सभी को पता है कि यह सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रक्तचाप, जिसे आप रक्तदाब या बीपी कहते हो, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। और साथियों, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव हृदय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए साथियों, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक एक क्वेश्चन साथियों आपकी एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्लड प्रेशर को हिंदी में कहा जाता है साथियों रक्तचाप या फिर रक्तदाब, और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं साथियों इसे बीपी। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है साथियों कि बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्तचाप क्या होता है, रक्तदाब क्या होता है। देखिए, रुधिर के बहाव के समय धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब ही साथियों क्या कहलाता है, रक्तदाब कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है, बीपी कहलाता है। मैं लिख देता हूं, रुधिर के बहाव के समय, रुधिर के बहाव के समय धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब क्या कहलाता है साथियों, रक्तदाब, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, बीपी कहा जाता है। समझ में आई? देखिए, अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी क्या है साथियों, एक आर्टरी है, और आप सभी को पता है कि साथियों हमारा जो ब्लड होता है साथियों, वो ब्लड वेसल्स में पैक होकर के हमारे सारे शरीर में घूमता रहता है। जो ब्लड वेसल्स होती है, जो रुधिर वाहिका होती है, वो साथियों 3 प्रकार की होती है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। तो साथियों मैंने आपसे कहा है कि रुधिर के बहाव के समय धमनी, आर्टरी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब साथियों क्या कहलाता है, रक्तदाब कहलाता है। तो मान लीजिए ये है आपकी धमनी यानी कि आर्टरी, ठीक है। अब इस धमनी में साथियों क्या बह रहा है भैया, ब्लड बह रहा है आपका। तो डेफिनेशन क्या होती है, देखिए, रुधिर के बहाव के समय, रुधिर के बहाव के समय धमनी की दीवारों पर, धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब ही साथियों क्या कहलाता है, रुधिर दाब कहलाता है। यानी कि ये जो धमनी है, जब साथियों इसमें होकर के ब्लड बह रहा है, तो ब्लड के बहते समय इस धमनी की दीवारों पर जो दाब पड़ रहा है साथियों, उस दाब को क्या कहा जाता है भैया, रक्तदाब कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है, बीपी कहा जाता है, जिसे आप रक्तचाप भी कह सकते हो। बोलो भैया, अगर मैं यहां पर धमनी लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं यहां पर साथियों ओटा लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ओटा या फिर आयोटा लिख सकता हूं, क्योंकि साथियों जो सबसे बड़ी धमनी होती है वो होती है ओटा या आयोटा, एक ही नाम है दोनों का। बात क्लियर है? तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि रुधिर के बहाव के समय ओटा या आयोटा की दीवारों पर पड़ने वाला दाब साथियों क्या कहलाता है, रक्तदाब कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है, बीपी कहलाता है। हर हमेशा साथियों जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है, जो रक्तदाब मापा जाता है, वो मापा जाता है धमनी में। आपके एग्जाम में ओटा या आयोटा भी आ सकता है। ये दोनों क्वेश्चन साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना। आगे साथियों अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, इन क्वेश्चनों में भी मैं साथियों आपको ये सभी क्वेश्चन करवाऊंगा जो जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। उन सभी क्वेश्चनों के जवाब साथियों आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं साथियों जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं।
इसलिए साथियों हमारे साथ जुड़िए। आपको जुड़ने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। साथ ही उसके बगल में जस्ट आप देखोगे साथियों तो एक घंटे का बटन है, तो घंटे वाले बटन को दबाकर ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं साथियों। देखिए भैया, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होना चाहिए साथियों? ये आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है 120 mmHg बाई 80 mmHg, ऑप्शन नंबर बी है 130 mmHg बाई 90 mmHg, ऑप्शन नंबर सी है 140 mmHg बाई 100 mmHg और ऑप्शन नंबर डी है साथियों 110 mmHg बाई 70 mmHg। गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए 120 mmHg बाई 80 mmHg। अब देखिए साथियों, इतना आपका बीपी होना चाहिए। अगर एक कोई स्वस्थ व्यक्ति है, ना तो उसका बीपी कम है ना ही उसका बीपी ज्यादा है, तो साथियों उसका जो लेवल आएगा वो आएगा साथियों 120 mmHg बाई 80 mmHg। साथियों एक मशीन होती है स्पाइग्नोमेनोमीटर, उस यंत्र के द्वारा साथियों आपका ब्लड प्रेशर मापा जाता है। जब आप बीमार होते हो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या करता है, एक सामने एक मशीन रहती है और आपके यहाँ पर बाईं ओर एक पट्टा बांधता है साथियों और हाथ में एक पंप सा होता है, उसे पुश करता है, फिर साथियों आपका बीपी की रेट देखता है सामने मशीन पर। स्पाइग्नोमेनोमीटर यंत्र कहा जाता है उस यंत्र को जिससे आपका बीपी मापा जाता है। उसमें साथियों देखोगे तो अगर आपका नॉर्मल बीपी है तो कितना आएगा 120 mmHg बाई 80 mmHg आएगा। बात क्लियर है? अब बात यह आती है साथियों कि ये 120 mm क्या है, तो याद रखिए साथियों 120 mm है साथियों सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। और साथियों 80 mm क्या है, तो डायस्टोलिक प्रेशर है। अभी सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है साथियों, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जाओ चैप्टर पढ़ो। मैंने आपको लगभग साथियों 15 से 20 क्लास ले रखी है इस चैप्टर की, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में साथियों ये चैप्टर पढ़ाया है। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये चैप्टर 100% मिल जाएगा। देख लीजिए भैया, आपको समझ में आ जाएगा साथियों कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और भैया डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। बात क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रक्तदाब जिस यंत्र से मापा जाता है साथियों, उस यंत्र को क्या कहा जाता है? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था साथियों कि रक्तदाब हम जिस यंत्र से मापते हैं उस यंत्र को क्या कहा जाता है? उस यंत्र को कहा जाता है स्पेग्मोमेनोमीटर। साथियों आपके ऑप्शन 4 होंगे, 4 में से साथियों स्पेग्मोमेनोमीटर आपको ऑप्शन में 100% मिलेगा, अगर ये क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए स्पेग्मोमेनोमीटर। गाइस जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, होता क्या है, एक सामने एक मशीन होती है, आपके बाईं ओर साथियों यहां पर भुजा पर पट्टा बांधा जाता है, एक पंप टाइप में होता है साथियों, से पुश किया जाता है। जिस तरीके से आप पुश करते हो तो उस मशीन पर साथियों क्या होता है, एक रेंज आती है, एक आंकड़ा आता है। वो आंकड़ा साथियों अगर आप सही हो, स्वस्थ हो, तो कितना आना चाहिए? 120 mmHg बाई 80 mmHg आना चाहिए। 120 क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर है। 80 mm क्या है साथियों? डायस्टोलिक प्रेशर है। बात ये आती है साथियों कि यहाँ पर Hg का हम उपयोग क्यों करते हैं? साथियों Hg ये मरकरी का सिंबल है। किसका सिंबल है? मरकरी का। मरकरी का याद रखना साथियों, ये जो स्पेग्मोमेनोमीटर जो यंत्र होता है, इसमें साथियों हम मरकरी का उपयोग करते हैं। इसलिए साथियों जब भी हम बीपी का मान लिखते हैं, बीपी की वैल्यू लिखते हैं साथियों, तो भैया लास्ट में हम Hg का उपयोग करते हैं।
आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, स्टेथोस्कोप क्या होता है साथियों। तो याद रखना, आपकी जो हार्ट बीट है, आप आपकी हृदय की धड़कन को जिस यंत्र के द्वारा मापते हैं साथियों, उस यंत्र को कहा जाता है स्टेथोस्कोप। जब आपको बुखार आता है साथियों या फिर कोई और बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के गले में आपने एक यंत्र देखा होगा, कुछ लटका हुआ रहता है जिसे वो कान में लगाता है, हमारे सीने में लगाता है साथियों, वो होता है स्टेथोस्कोप। वो आपके हृदय की धड़कन को सुनता है। बात क्लियर है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने लास्ट क्लास में भी साथियों इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है और साथियों यही क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि स्पेग्मोमैनोमीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मरकरी का, ऑप्शन नंबर बी सोडियम का, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम का, ऑप्शन नंबर डी आयरन का। गाइज सबसे पहले मुझे यह बताओ कि यह क्या होता है स्पेग्मोमैनोमीटर। तो आप कहोगे भैया कि बीपी मापने वाला यंत्र है। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, रक्तचाप या रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। बात क्लियर है। कितना होता है हमारा बीपी, तो आपको याद हो जाएगा, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं 120 mmHg बाय 80 mmHg। बात क्लियर है। यहां पर Hg शब्द है यानी कि मरकरी है। तो किस धातु का उपयोग किया जाता है साथियों, मरकरी का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि भैया स्पेग्मोमैनोमीटर यंत्र में हम पारा भरते हैं और साथियों ये पारा क्या होता है, ये जो पारा भरते हैं और ये पारा ही वैल्यू दर्शाता है। बात क्लियर है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतनी बात क्लियर है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है पहले भी और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साथियों कि निम्न में से किस में रक्त दाब मापा जाता है। आपके ऑप्शन है साथियों धमनी में, शिरा में, केशिका में या फिर कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का आप जवाब तभी दे सकते हो जब आपको साथियों ब्लड प्रेशर क्या होता है यह मालूम होना चाहिए, रक्तचाप क्या होता है, रक्त दाब क्या होता है या फिर बीपी क्या होती है। गाइज जब मैंने शुरुआत में यह क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था साथियों कि बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। मैंने वहां पर डेफिनेशन लिखी थी, रुधिर के बहाव के समय धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब साथियों क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है, बीपी कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है। मैं एक बार और लिख देता हूं, रुधिर के बहाव के समय, रुधिर के बहाव के समय धमनी की दीवारों पर, धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है। स्पष्ट आ रहा है साथियों, धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, ओटा या फिर आयोटा। ये साथियों सबसे बड़ी धमनी है। तो या तो ऑप्शन में ओटा या आयोटा मिलेगा या फिर साथियों ऑप्शन में धमनी मिलेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ, बोलो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस में रक्त दाब मापा जाता है। तो याद रखना साथियों धमनी में मापा जाता है, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि रुधिर के बहाव के समय धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब ही साथियों रक्त दाब कहलाता है। आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रही है साथियों, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अब हम चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आज की इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों ये है,
पता नहीं साथियों आपसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। मैं साथियों जितना स्टार लगाऊं उतने ही स्टार कम है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए साथियों, फिर बाद में इस क्वेश्चन का जवाब देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर बी है हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर सी है साथियों ट्रेकीकार्डिया, ऑप्शन नंबर डी है भैया ब्रेडीकार्डिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन में मैं आपको 4 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, अलग अलग करवाऊं या एक में करवाऊं, आपको तो साथियों क्वेश्चन याद करने हैं और ये क्वेश्चन याद कराकर ही जाऊंगा साथियों में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं ना, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है भैया, हर एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे का अगर ग्रुप डी की एग्जाम होगी साथियों तो फिक्स है हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना साथियों क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन। और साथियों रक्तचाप का सामान्य से कम होना, रक्तचाप का सामान्य से कम होना साथियों क्या कहलाता है, हाइपोटेंशन कहलाता है। पहले मुझे ये बताओ ये दोनों शब्द आपको समझ में आए नहीं आए, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है साथियों, रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना, और साथियों हाइपोटेंशन क्या होता है, रक्तचाप का सामान्य से कम होना। अगर मैं आपसे पूछूं साथियों कि हमारा रक्तचाप कितना होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो आप कहोगे भैया कि 120 mmHg बाय 80 mmHg। अगर साथियों आप स्पेग्मोमेनोमीटर में देखते हो और अगर साथियों इससे अधिक मान आ रहा है, 120 mmHg बाई 80 mmHg से अधिक मान आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए आ गया 140 mmHg बाई 90 mmHg, तो क्या है साथियों, तो क्या है भैया, हाइपरटेंशन है। अगर मान कम आ रहा है साथियों, मान लीजिए यह आ गया साथियों 110 mmHg बाय 70 mmHg या फिर 60 mmHg लिख देता हूं, तो साथियों क्या है, हाइपोटेंशन है। उच्च रक्तचाप हिंदी में कहा जाता है साथियों, हाइपरटेंशन को उच्च रक्तचाप और हाइपोटेंशन को कहा जाता है निम्न रक्तचाप या निम्न रक्तदाब। लिखो, यहां पे लिखो, ओके यहां पे लिख देता हूं, हाइपरटेंशन को कहा जाता है उच्च रक्तचाप और हाइपोटेंशन को कहा जाता है निम्न रक्तचाप या निम्न रक्तदाब, निम्न रक्तचाप। बोलो भैया बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से लाइक करके बताओ। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों कि ट्रेकीकार्डिया क्या होता है और ब्रेडीकार्डिया क्या होता है। ये दोनों टर्म भी साथियों आपसे अक्सर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे टर्म है साथियों। देखिए समझते हैं, आपकी जो हार्ट बीट होती है, आपकी जो हृदय की धड़कन होती है, अगर साथियों सामान्य से तेज है, सामान्य से तेज है, तो साथियों शब्द यूज में लिया जाता है भैया ट्रेकीकार्डिया। अगर साथियों आपकी हार्ट बीट यानी कि हृदय की धड़कन सामान्य से कम है, तो साथियों शब्द यूज में लिया जाता है ब्रेडीकार्डिया। अब मुझे यह बताओ साथियों कि हमारी हृदय की धड़कन सामान्यतः कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया साथियों, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। तो क्या ये चारों शब्द आपको समझ में आए? हाइपरटेंशन क्या होता है, सामान्य से साथियों रक्तचाप का अधिक होना, यानी रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना। हाइपोटेंशन क्या होता है, रक्तचाप का सामान्य से कम होना। और साथियों ट्रेकीकार्डिया क्या होता है, हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना। और ब्रेडीकार्डिया क्या होता है, हृदय की धड़कन का सामान्य से कम होना। बोलो क्वेश्चन में मजा आया या नहीं आया? अगर मजा आया हो साथियों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि भैया मजा आया, थंबनेल बताए।
थंबनेल लगी। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भैया कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, लगभग साथियों 5 क्वेश्चन हो गए, 3 4 5 क्वेश्चन हो गए, अब 5 या 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए गाइज। अब मैं आपको एक साथ 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। कितने क्वेश्चन करवाने वाला हूं? 3 क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, वीडियो को छोड़कर मत जाना, नहीं तो आप एग्जाम में आपके एग्जाम में साथियों क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों ये अंतिम 3 क्वेश्चन। बहुत मजा आने वाला है साथियों इन 3 क्वेश्चनों में। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि वह ग्लैंड यानी कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है साथियों, पहला क्वेश्चन ये है, ऐसी कौन सी ग्रंथि है साथियों जो आपकी बीपी को रेगुलेट करती है, बीपी को रेगुलेट करती है, यानी कि बीपी को संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि वह कौन सी ग्रंथि है जो आपकी बीपी को संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है, आपकी बीपी को रेगुलेट बनाए रखने का कार्य करती है। बताइए कमेंट बॉक्स में साथियों। ध्यान रखना, एक तो है भैया कौन सी, थायराइड ग्रंथि, जिसे आप आउटो ग्रंथि भी कहते हो, थायराइड ग्रंथि ग्लैंड्स। एक कौन सी है साथियों, एक है भैया एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवक्र ग्रंथि, इसे कहते हो आप आउटो ग्रंथि और इसे कहते हो साथियों आप अधिवक्र ग्रंथि। एक वक्र के ऊपर होती है साथियों, एक जोड़ी होती है अधिवक्र ग्रंथि। ये दोनों ग्रंथि साथियों आपकी बीपी को रेगुलेट करने का कार्य करती है, आपकी बीपी को संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। चाहे मैं क्वेश्चन के हिसाब से करवाऊं साथियों आपको यही बातें, या फिर मैं ऐसे समझाऊं, बात एक ही है साथियों, आपका मकसद है सीखना, आपका मकसद है आपकी एग्जाम में क्वेश्चन करना। मैं कैसे भी समझाऊं साथियों, आपको क्वेश्चन की सहायता से समझाऊं या फिर वैसे समझाऊं, आपका मतलब चाहिए साथियों सिर्फ सीखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया साथियों आपको? ओके भैया, अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ग्रंथि की जगह पर साथियों क्या है, हार्मोन है। कि वह कौन सा हार्मोन है साथियों जो आपकी बीपी को रेगुलेट करता है, जो आपकी बीपी को रेगुलेट करने का कार्य करता है, आपकी बीपी को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। बताओ भैया, मजा आया नहीं आया साथियों? देखिए 2 हार्मोन है साथियों, कौन कौन से हार्मोन है? एक तो निकलता है साथियों थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। और एक निकलता है साथियों एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन। बोलो, स्पेलिंग ठीक कर लेना। थायराइड ग्रंथि से कौन सा निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन, और एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा निकलता है, एड्रिनलिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन साथियों आपकी बीपी को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं, आपकी बीपी को संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। लास्ट एंड फाइनल साथियों आज की क्लास का हमारा तीसरा क्वेश्चन कौन सा है वो देखिए। मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है साथियों जो आपकी बीपी को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, ब्रेन का वह हिस्सा कौन सा है साथियों जो आपकी बीपी को रेगुलेट करने का कार्य करता है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ साथियों, ब्रेन का वह हिस्सा आपके मस्तिष्क का जो आपकी बीपी को रेगुलेट करता है। तो गाइज याद रखना साथियों, एमओ नाम सुना है आपने कभी? एमओ, एमओ की फुल फॉर्म होती है साथियों मेडुला ओब्लोंगाटा, मेडुला ओब्लोंगाटा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है साथियों, मेडुला ओब्लोंगाटा।
ये गाइस मेडुला ओब्लांगाटा ब्रेन का वह हिस्सा है साथियों जो आपकी बीपी को रेगुलेट करने का कार्य करता है। इन तीनों क्वेश्चनों को साथियों मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवाने वाला हूं। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलो, स्क्रीनशॉट ले लिया? देखिए एक बार और समझते हैं साथियों हम इन सभी क्वेश्चनों को, ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। मुझे यह बताओ साथियों कि वह ग्रंथि कौन सी है जो आपकी बीपी को रेगुलेट करने का कार्य करती है। तो आप कहोगे भैया कि दो ग्रंथि है। कौन कौन सी? एक तो है साथियों थायराइड ग्रंथि और एक है भैया एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवक्र ग्रंथि। अगर आपसे हार्मोन पूछा जाए साथियों कि वह कौन से हार्मोन है जो आपकी बीपी को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं, तो गाइस दो हार्मोन है। थायराइड ग्लैंड से तो निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन और साथियों एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है एड्रिनलिन हार्मोन। बात कंप्लीट है? ओके। तीसरा क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या है साथियों कि हमारे मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जो आपकी बीपी को रेगुलेट करने का कार्य करता है। ब्रेन का वह हिस्सा कौन सा है साथियों जो आपकी बीपी को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। तो कौन सा है? एमओ। एमओ की फुल फॉर्म क्या होती है? मेडुला ओब्लांगाटा साथियों। और ये हमारा भैया पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। पश्च मस्तिष्क के साथियों तीन हिस्से होते हैं, एक होता है पोन्स वेरोलाई, एक होता है मेडुला ओब्लांगाटा और एक होता है साथियों सेरेबेलम। बोलो क्या साथियों, मुझे ये बताओ ब्लड प्रेशर से इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं उससे? ये साथियों वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे बार बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और साथियों पूछे गए भी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं आपको बता दूं साथियों अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हृदय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने भी आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए या फिर पूछे जाने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में साथियों हम अगली वीडियो में जानने वाले हैं। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।